मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों में उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं जितेंद्र और आज हम पढ़ने वाले हैं देशांतर व अक्षांश रेखाएँ। अक्षांश व देशांतर रेखाएँ यानी कि कहें तो ग्लोब। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आज हम अच्छी तरीके से और बहुत ही बारीकी से इस चैप्टर को क्लियर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम पृथ्वी की बात करें तो हमारी जो पृथ्वी होती है उसके जो उत्तर में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव होता है। दक्षिण की दिशा में दक्षिणी ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। अगर इस साइड में बात करें तो इसके पूर्व दिशा और इधर पश्चिम दिशा होती है और इन्हीं दिशाओं से हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं और जिस नमूने से हम अध्ययन करते हैं उसको ग्लोब बोला जाता है। ग्लोब आपने देखा होगा, ग्लोब पर इस प्रकार की कुछ लाइनें डली होती हैं, इस प्रकार की कुछ लाइनें उस पर खींची हुई होती हैं। जो लाइनें लेटी हुई हमें दिखाई देती हैं, समानांतर दिखाई देती हैं, जो अगर हम कहें पश्चिम से लेकर पूर्व तक जो दिशाएं जाती हैं, पश्चिम से पूर्व को जो जोड़ती हैं दिशाएं, वह दिशाएं हमारी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, जिनकी संख्या की बात की जाए तो इनकी संख्या 181 होती हैं, जिसमें हम 0 डिग्री को भी गिनते हैं। अगर बात की जाए हमारी लॉन्गिट्यूड की यानी कि देशांतर रेखाओं की, तो देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। यानी कि बात करें ये वाली रेखा, जिसको मैं ये वाली रेखा क्या है, हमारी देशांतर रेखा है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती है। इनकी अगर संख्याओं की बात की जाए तो इनकी संख्या 360 होती है। यानी कि प्रत्येक डिग्री पर एक हमारी देशांतर रेखा होती है, प्रत्येक डिग्री पर। ठीक है, जिस प्रकार एक सर्किल होता है और सर्किल कितने डिग्री का होता है तो 360 डिग्री का होता है और प्रत्येक डिग्री, इसी प्रकार पृथ्वी हमारी गोल है और उस गोल पर प्रत्येक डिग्री पर एक रेखा खींची गई है और उस रेखाओं की कुल रेखाओं की संख्या कितनी होती है तो 360 डिग्री इनकी 360 इनकी रेखाओं की संख्या होती है। ठीक है, इस प्रकार की संख्या इन दोनों रेखाओं से मिलकर ही एक ग्लोब का निर्माण होता है, जिसमें हम पृथ्वी के समय, दिनांक और उनके भौगोलिक जलवायु उनकी भौगोलिक जो जलवायु होती है और वहाँ के जो तापमान होते हैं उनके बारे में इससे अध्ययन किया जाता है। तो इस नमूने को कहा जाता है ग्लोब। इसको ग्लोब कहा जाता है। किसी भी बॉल के ऊपर हम अगर विश्व का मानचित्र चिपका दें तो वो एक ग्लोब का काम करता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा काफ़ी छोटी छोटी ग्लोबें आने लग गई हैं मार्केट के अंदर, ऑफिसों में देखा होगा आपने। ठीक है, इससे हम हमारी पृथ्वी की जो जलवायु होती है उसके बारे में, तापमान होता है उसके बारे में तथा समय के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो देखिए, पृथ्वी के बीचों बीच से एक हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा जाती है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि पूरब से पश्चिम की ओर, जो पूरब से पश्चिम को जो जोड़ती है या पूरब से पश्चिम की ओर जो लेटी हुई रेखा हमें नज़र आती है वो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। और पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली बिल्कुल बीच से गुजरने वाली रेखा को हम 0 डिग्री रेखा कहते हैं। इसको विषुवत रेखा व भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। ये पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। ऊपरी भाग इसका उत्तरी गोलार्ध और निचला भाग इसका दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इसका ऊपरी हिस्सा हमारा उत्तरी गोलार्ध और निचला हिस्सा हमारा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ये 2 भागों में बांट देती है हमारी भूमध्य रेखा। इसी के प्रत्येक एक डिग्री पर इस प्रकार की यहाँ पर 90 रेखाएं खींची जाती हैं। अगर हम ये ध्रुवों को, ये जो ध्रुव होते हैं, ये इस प्रकार की 90 रेखाएं खींची गई हैं। ये जो 2 ध्रुव होते हैं, इन 2 ध्रुवों पर, इन 2 ध्रुवों को अगर हम रेखा माने तो टोटल रेखाओं यानी कि अक्षांश रेखाएं की बात करें तो कितनी होंगी, हमारी 181 होंगी, जिसमें हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भी गिन लेते हैं। ठीक है, यहाँ से चलेंगे इस साइड तक तो देखिए, जैसे कोई सर्किल होता है, यहाँ पे मान के चलो ये पृथ्वी का केंद्र है और इस केंद्र से अगर हम यहाँ पर 1 डिग्री बनाएं, यहाँ पर हम 1 डिग्री बनाएं तो एक रेखा
एक रेखा खिंच जाएगी। इससे अगर हम दूसरी डिग्री बनाएं तो दूसरी रेखा खिंच जाएगी, और अगर तीसरी डिग्री बनाएं तो ये तीसरी रेखा खिंच जाएगी। इसी प्रकार करते करते यहाँ तक ये 90 डिग्री हो जाता है, हमारा एक समकोण हो जाता है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी डिग्री बनती हैं, तो 90 डिग्री बनती हैं। इस प्रकार 90 इधर होती हैं, 90 इधर होती हैं, और मध्य में जो जा रही है 0 डिग्री जिसे हम बोलते हैं, उसे मिलाकर 90 + 90 + 1 बराबर हमारी 181 रेखाएं टोटल होती हैं। ठीक है, 181 रेखाएं हमारी होती हैं। अगर इन ध्रुवों को हम रेखा ना माने और सिर्फ पॉइंट माने, एक बिंदु माने, यानी कि देखिए ये यहाँ पर रेखा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक बिंदु है, यहाँ पर हम रेखा नहीं खींच सकते, सिर्फ एक बिंदु रह जाता है यहाँ पर। अगर हम इसको रेखा ना माने और इसे एक बिंदु माने तो एक इधर से कम हो जाएगा, एक इधर से कम हो जाएगा, यानी कि 89 रेखा हमारी उत्तर की ओर और 89 रेखा हमारी दक्षिण की ओर, प्लस में एक 0 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारे 179 रेखाएं हो जाती हैं टोटल। ठीक है, तो अक्षांश रेखाओं का सवाल अगर आ जाए तो आप आसानी से कर लेना, क्योंकि रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 179 होती है। अगर आ जाए कि अक्षांश कितने होते हैं पृथ्वी पर, तो वो कितने होते हैं अक्षांश, हमारे 181 अक्षांश होते हैं। और रेखाओं की बात की जाए तो 179 हमारी रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे ग्लोब पर ये जो सभी अक्षांशीय जो रेखाएं होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये रेखाएं खींची हैं, ये इनकी जो बीच की दूरी होती है वो समान होती है। यहाँ पर भी इनकी दूरी समान होगी, यहाँ पर भी इनकी दूरी समान होगी, यहाँ पर भी इनकी दूरी समान होगी, यानी कि ये बिल्कुल समानांतर होती हैं। ये रेखाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं, इनकी बराबर ही इनकी दूरी होती है। अगर बात की जाए इन दोनों के मध्य में, यानी दो अक्षांश रेखाओं के मध्य में, अगर दो अक्षांश रेखाएं हैं 1-1 डिग्री पर, उनके मध्य में कितनी दूरी होती है, तो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य में 111 किलोमीटर की दूरी, 111 किलोमीटर की दूरी होती है। ठीक है, याद रखना है कितनी होती है, तो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य में 111 किलोमीटर की दूरी होती है। ठीक है, अब मैंने जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक मैंने यहाँ पर रेखा खींची है कर्क रेखा, और यहाँ पर है एक मकर रेखा। ठीक है, इसको समझते हैं। यहाँ पर कर्क रेखा जो है ये हमारी उत्तर की, देखो पृथ्वी को अगर दो भागों में बांटा जाए तो 0 डिग्री से जब हम ऊपर की से उत्तर की तरफ चलेंगे तो 23.5 डिग्री पर हमें मिलती है कर्क रेखा, और जब 0 डिग्री से हम दक्षिण की तरफ चलेंगे और 23.5 डिग्री पर हमें मिलती है एक मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा करती है। ये कर्क रेखा और मकर रेखा का क्या काम है, क्या चीज़ें होती हैं, तो देखिए ये जो कर्क रेखा है हमारे भारत से होकर भी गुजरती है। इस पर क्या होता है, अगर सूर्य यहाँ पर हो, यानी कि कर्क रेखा पर हो, तो यहाँ पर सबसे बड़ा दिन कहलाता है, सबसे बड़ा दिन कर्क रेखा पर कहलाएगा। अगर सूर्य इस यहाँ पर हो, तो जो मकर रेखा पर हो, तो यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होगा। ठीक है, यानी कि सूर्य जिस रेखा पर होता है वहाँ पर सबसे बड़ा दिन इतना होता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो देखिए याद रखना है 21 जून कर्क रेखा पर 21 जून के दिन सूर्य कर्क रेखा पर सीधा प्रकाश डालता है, यानी कि बिल्कुल कर्क रेखा पर होता है, और वो तारीख होती है 21 जून, जिस दिन यहाँ पर दिन बहुत बड़ा होता है। जब यहाँ दिन बड़ा होगा तो यहाँ पर दिन क्या होगा, यानी कि सूर्य कहाँ है, सूर्य हमारा कर्क रेखा पर है, और तो यहाँ पर क्या होगा, तो इस जो मकर रेखा है यहाँ पर सबसे छोटा दिन होगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा, और सबसे बड़ा दिन कहाँ होगा, कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन है तो मकर रेखा पर सबसे छोटा दिन होगा, अगर मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन है तो कर्क रेखा पर सबसे छोटा दिन होगा, और इसी कारण यहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा रहती है। तो और ये क्षेत्र आप देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी काफ़ी ज़्यादा है। जब सूर्य यहाँ से यहाँ पर आएगा, जब सूर्य यहाँ से यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर क्या होगी, सर्दियाँ होंगी, यहाँ पे सर्दियाँ होंगी। जब सूर्य वहाँ होगा तो यहाँ पर सर्दियाँ होंगी, और जब सूर्य यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर सर्दियाँ हो जाएंगी। मतलब कि सूर्य, अब देखिए
हैं। जैसे कि सूर्य अब यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर गर्मियाँ हैं, ठीक है। जब गर्मियाँ यहाँ पर हैं तो यहाँ क्या होंगी, यहाँ पर सर्दियाँ होंगी। यानी कि अगर उत्तरी ध्रुव में सूर्य है तो दक्षिणी ध्रुव पर सर्दियाँ होंगी, और अगर सूर्य दक्षिणी ध्रुव पर है तो हमारे उत्तरी ध्रुव पर सर्दियाँ होंगी। यही हमारे ऋतुओं का होता है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, अगर यहाँ से लेकर इस विषुवत रेखा से और मकर रेखा तक की देखेंगे तो दूरी बहुत कम है, तो और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी देखेंगे तो ये भी बहुत कम है। इसी कारण इस जो हमारी 0 डिग्री होती है इस पर समान समय रहता है, मतलब कि सर्दियाँ गर्मियाँ नहीं रहती हैं, वहाँ पर दिन एक समान रहता है, दिन एक समान रहता है। सर्दियाँ गर्मियों का कोई खास असर नहीं होता 0 डिग्री पर, और इसलिए तापमान बराबर अधिक होता है। सबसे अधिक तापमान की अगर बात करेंगे तो सबसे अधिक तापमान हमारा कहाँ रहता है, तो 0 डिग्री पर सबसे अधिक तापमान हमारा रहता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा दिन कौन से दिन होगा, तो 21 जून को मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है। तो कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन 21 जून को, और मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन कब होगा, तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा। 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा। हमारी स्थिति कहाँ पर है, तो हमारी स्थिति यहाँ पर कर्क रेखा पर है। हमारा भारत कहाँ पर आता है, कर्क रेखा, यानी कर्क रेखा हमारे भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, बिल्कुल बीच से गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारे 21 जून, आपको पता होगा 21 जून के दिन, मतलब कि 21 जून की बात करें तो जून जुलाई इन महीनों में हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो वो किस कारण से, क्योंकि सूर्य हमारे बिल्कुल ऊपर होता है, कर्क रेखा पर होता है, इसी कारण यहाँ पर गर्मियाँ होती हैं, और इसी कारण जो 21 जून का दिन है वो सबसे बड़ा दिन होता है। अगर यहाँ से हम चलें 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन कहाँ पर है, तो मकर रेखा पर है। यानी कि यहाँ पर क्या पड़ रही है इस समय, यहाँ पर इस समय पर गर्मी पड़ रही है। क्या पड़ रही है इस समय पर, गर्मी पड़ रही है। जब सूर्य यहाँ पर आ जाएगा तो उस समय हमारे यहाँ पर क्या होगी, तो हमारे यहाँ पर सर्दियाँ होंगी। आपने देखा होगा दिसंबर जनवरी के महीने में हमारे यहाँ पर सर्दियाँ होती हैं। तो वो किस कारण से होती हैं, क्योंकि उस समय सूर्य कहाँ पर होता है, तो सूर्य उस समय पर मकर रेखा पर होता है, इस कारण से हमारे यहाँ पर सर्दियाँ पड़ती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे लगता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई। 0 डिग्री हमारा विषुवत रेखा होता है, यहाँ पर तापमान क्या रहता है, समान रहता है। मकर रेखा पर क्या होता है, जब सूर्य यहाँ पर होगा तो यहाँ गर्मी पड़ेगी, तो यहाँ पर कर्क रेखा पर सर्दी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ आप चीज़ को समझ में आई। अब देख लेते हैं हमारी लॉन्गिट्यूड, यानी कि बात की जाए देशांतर रेखाओं की। लॉन्गिट्यूड रेखा है यानी कि देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा कहा जाता है, ठीक है। ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं, इस कारण ये रेखाएं क्या कहलाती हैं, हमें देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। इस प्रकार अगर इनकी संख्या की बात की जाए तो प्रत्येक 1 डिग्री पर एक रेखा बनाई गई है, प्रत्येक 1 डिग्री पर एक रेखा बनाई गई है। और एक पूरी ग्लोब में या बात करें किसी भी गोल आकृति में कितनी डिग्रियां होती हैं, तो वहाँ पर 360 डिग्री होती हैं। इसलिए 360 डिग्री को प्रत्येक डिग्री पर 1 डिग्री है, एक रेखा है, तो यानी कि 360 डिग्री पर 360 रेखाएं होंगी। तो हम कह सकते हैं देशांतर रेखाएं हमारी कितनी होती हैं, तो देशांतर रेखाएं हमारी 360 होती हैं, ठीक है। देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, तो 360 हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं। तो ये रेखाएं कौन सी होती हैं, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने का काम करती हैं। बात करें अगर हम उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ें, ये हमारी विषुवत रेखा है 0 डिग्री। जब हम उत्तरी ध्रुव से और हम विषुवत रेखा की तरफ बढ़ते हैं तो 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती हुई जाती है। यानी कि अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ की दूरी बहुत कम है, यहाँ बात करें तो थोड़ी और ज़्यादा बढ़ गई है, और यहाँ बात करें तो बहुत सर्वाधिक होती है। यानी कि हम उत्तरी ध्रुव से अगर 0 डिग्री तक जाते हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है, दूरियाँ बढ़ रही हैं, ठीक है। और अगर हम 0 डिग्री यानी कि भूमध्य रेखा से और दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव की तरफ चले तो वहाँ पर दूरी में क्या होती है, कमी आने लगती है। यहाँ से क्या हो जाएगी, कमी आने लग जाएगी। तो अगर हम कहें कि 2 देशांतर रेखाओं के मध्य में सबसे अधिक दूरी कहाँ पर मिलेगी, तो 2 देशांतर रेखाओं के मध्य में सबसे ज़्यादा दूरी मिलेगी वो हमारी 0 डिग्री पर मिलेगी, यानी विषुवत रेखा पर मिलेगी, ठीक है, विषुवत रेखा पर मिलेगी। अगर हम बात करें कि
सब इनकी दूरी सर्वाधिक कहाँ होती है, तो विषुवत रेखा पर होती है। कितनी होती है, तो याद रख लेना है, दो विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। तो देखिए याद रखनी है, होता कुछ नहीं है, दोनों ही, जैसे अगर हम बात करें अक्षांशों की और देशांतरों की, दोनों में कितनी दूरी है, उसमें भी 111 किलोमीटर, इसमें भी 111 किलोमीटर, थोड़ा सा पॉइंटों का अंतर है 1.3, ये 111.3 किलोमीटर यानी 0.3% ये ज़्यादा है देशांतर रेखाएं, ठीक है, और वो कितनी है 111 किलोमीटर की। तो दोनों याद रख लेना है, जो बड़ी वाली कौन सी है, देशांतर रेखाएं बड़ी हैं, या तो हम याद रख लेंगे हमारी, देखो रेखाएं कौन सी ज़्यादा हैं, तो हमारी देशांतर रेखाएं ज़्यादा हैं, 360 होती हैं, तो उनकी बीच की दूरी भी ज़्यादा वाली होगी। तो यानी 111.3 किलोमीटर किस में आएगा, जो रेखाएं ज़्यादा होंगी, 360 रेखाएं हैं तो ये ज़्यादा हैं, जिसका मतलब यहाँ की दूरी भी ज़्यादा है। ये करके आप याद रख सकते हो कि 111.3 किलोमीटर किसकी हो सकती है, अगर दोनों में कन्फ्यूजन हो तो, ठीक है। और वो कितनी होती हैं, 181 होती हैं, अक्षांश 181 होते हैं, वो कम होते हैं, या मतलब 111 किसका मान लेंगे हम, उसके बाद अक्षांश का मान लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम 0 डिग्री से उत्तर की तरफ जाते हैं तो हमारी दूरी का कम होती है, और अगर हम ध्रुवों से 0 डिग्री की तरफ आते हैं तो उनमें क्या होता है, बढ़ोतरी होती है, दूरी में बढ़ोतरी होने लगती है, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ मिलेगी, तो हमें विषुवत रेखा पर मिलेगी दोनों के मध्य में, और सबसे कम दूरी की बात की जाए तो वो हमें कहाँ मिलेगी, तो ध्रुवों पर मिलेगी। और कितनी मिलेगी, तो 0 डिग्री हो जाता है, वहाँ पर पॉइंट के बिंदु के रूप में आ जाता है, तो वहाँ पर कितनी हो जाती है, 0 किलोमीटर दूरी हो जाती है दोनों देशांतर रेखाओं के मध्य में और ध्रुवों पर, और सबसे अधिक हमारी विषुवत रेखा पर। अगर बात की जाए तो ये दोनों जो रेखाएँ होती हैं, जो देशांतर रेखाएं होती हैं, ये समानांतर नहीं होती। समानांतर होगी तो दूरी बराबर होनी चाहिए ना, तो समानांतर ये नहीं होती। तो जिस प्रकार अक्षांशों में एक 0 डिग्री अक्षांश था, उसी प्रकार हमारे जो ये लॉन्गिट्यूड होती हैं, जो हमारी लॉन्गिट्यूड होती हैं, इनमें भी एक 0 डिग्री वाला भी होगा, जो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री इस प्रकार करते हुए 360 डिग्री तक रेखाएँ खींचते हैं। प्रत्येक डिग्री पर हम एक देशांतर रेखा खींचते हैं तो उनके बीच में एक 0 डिग्री भी आएगा। तो देखिए यहाँ से मान के चलो बिल्कुल मध्य में एक काटती हुई रेखा, बिल्कुल मध्य से गुजरने वाली रेखा, उसको हमने 0 डिग्री मान लिया, ठीक है, ये 0 डिग्री है हमारा। तो ये 0 डिग्री जो रेखा है, इसको ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। तो 0 डिग्री बिल्कुल मध्य से एक रेखा को हमने 0 डिग्री मान लिया है। इसके पश्चिम में देखिए 0 डिग्री मान लिया है। इस जो 0 डिग्री है देशांतर रेखा, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इस रेखा को प्रधान यामोत्तर रेखा और या फिर प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखने ये शब्द, इनको प्रधान यामोत्तर रेखा तथा मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। इसी को ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, इसको ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, जो हमें समय मानक समय रेखा है, हमारे विश्व की अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, वो यानी कौन सी है, ग्रीनविच रेखा, यानी वो ग्रीनविच शहर के ऊपर से गुजरती है, इस कारण उसका नाम क्या पड़ा है, ग्रीनविच रेखा उसका नाम पड़ा है। ये हमारी समय रेखा है, ठीक है। इसके अगर बात करें, इस रेखा से पूरब की ओर चलने पर, पूरब की ओर 180 डिग्री चलने पर, और इसके पश्चिम में 180 डिग्री चलने पर, ठीक है, इसके विपरीत दिशा में कौन सी डिग्री आ जाएगी, तो 180 डिग्री आएगा, यानी कि वहाँ पर एक रेखा होगी, वो हमारी क्या होती है, हमारी तिथि रेखा होती है, वो हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है। तो कौन सी होती है, 180 डिग्री होती है। इस रेखा से 0 डिग्री रेखा से 180 पूरब में चलने पर आएगी या फिर पश्चिम में चलने पर आएगी। टोटल कितनी हो गई, इसके 0 डिग्री के 180 अगर हम पूरब में जाते हैं और 0 डिग्री से पश्चिम में जाते हैं 180 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया, 360 डिग्री। तो इसके बिल्कुल जस्ट पीछे कौन सी रेखा होगी, हमारी 180 रेखा होगी, वो क्या है, हमारी तिथि रेखा है, ठीक है, याद रखनी है, ठीक है। क्या है, हमारी 180 तिथि रेखा है, और 0 डिग्री हमारी क्या है, समय रेखा है, मानक समय रेखा है, ठीक है। ये ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, जो इंग्लैंड में है, वहाँ उसी रेखा पर गुजरने की वजह से उसको ग्रीनविच नाम पड़ा है, ग्रीनविच रेखा। इसी को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा मान लिया गया है, ठीक है। इस रेखा के अगर हम पूरब की साइड में कोई देश है, ठीक है, स्थिति बताती हैं ये जो, देखिए एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं
पृथ्वी के जलवायु और वहाँ के टेम्परेचर के बारे में जानकारी देती हैं। जैसे मैं बात करूँ, आपको बता दिया 0 डिग्री पे क्या रहता है, समान ताप रहता है, ठीक है, समान ताप रहता है। और इससे अगर हम उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो क्या होती है, उत्तर की तरफ बढ़ने पर उसकी जलवायु क्या हो जाती है, ठंडी जलवायु की तरफ बढ़ने लग जाते हैं हम, ठीक है। और वहाँ का तापमान क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान होगा, अगर हम उत्तर की तरफ चलेंगे तो यहाँ से कम होता चला जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर मान के चलो 48 डिग्री टेम्परेचर है, तो यहाँ से जब नीचे हम पहुँचेंगे कर्क रेखा पर, तो कर्क रेखा पर टेम्परेचर कितना हो जाएगा, तो करीब करीब ये मान लीजिए आपका 40 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और इससे थोड़ा सा यहाँ पे जाएंगे 40, इसको 35 डिग्री मान लेते हैं, ये 35 डिग्री हो जाएगा। और इससे हम थोड़ा और उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे करीब हमारा 20 डिग्री हो जाएगा। और इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते अगर हम यहाँ पर ध्रुव पर पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर करीब, तो आपको पता ही है, माइनस तक में पहुँच जाता है तापमान उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुवों पर, ठीक है। तो इस प्रकार जैसे हम 0 डिग्री से ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, तो चाहे वो दक्षिणी ध्रुव हो या उत्तरी ध्रुव हो, ठीक है, दोनों ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर में क्या आती है, कमी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हमारी एक तरह जो अक्षांश होते हैं हमारे, वो वहाँ के तापमान को बताने का काम करते हैं, साथ ही वहाँ की जलवायु को बात करते हैं। जैसे मैं बात करूँ 0 डिग्री की, तो 0 डिग्री पे हमारी कौन सी जलवायु है, तो उष्णकटिबंधीय है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय हमारी जलवायु है। अगर हम बात करें ध्रुवों की, तो ध्रुवों पर कैसी है, तो हमारी शीत जलवायु है, यानी कि ठंडी जलवायु है, शीत कटिबंधीय है, यहाँ पर शीत कटिबंधीय हो जाएगी जलवायु, ठीक है। यहाँ पर शीत कटिबंधीय, यहाँ पर भी शीत कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय यानी कि गर्मी वाली है। अब इनके मध्य में जैसे कि हम पहुँचे कर्क रेखा पर, तो यहाँ पर कैसी हो जाएगी, यहाँ पर देखो यहाँ से कम हो रही है, यानी कि यहाँ पर गर्मी भी होगी थोड़ी सी और सर्दी भी होगी, मध्य की हो गई ना। देखिए शीत और उष्ण के बीच में क्या आ गई, हमारी शीतोष्ण, हमारी क्या आ गई, हमारी शीतोष्ण आ गई। तो यहाँ की जलवायु क्या होगी, हमारे 23.5 डिग्री वाली, तो ये हमारी शीतोष्ण जलवायु हो गई। इधर हम नीचे की तरफ बढ़ें तो उष्ण और शीत के मध्य में मकर रेखा पर कौन सी जलवायु होगी, तो हमारी शीतोष्ण कटिबंधीय हमारी जलवायु होगी। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, जो हमारी अक्षांश रेखा है वहाँ का टेम्परेचर और वहाँ की जलवायु के बारे में जानकारी देती हैं। अगर हम बात करें देशांतर रेखाओं की, तो देशांतर रेखा हमारी समय रेखा है, यानी कि समय का डिसाइड करती हैं कि कौन से देश में कितना समय हो रहा होगा इस समय। जैसे मैं बात करूँ इस 0 डिग्री को, जो हमारी ग्रीनविच रेखा है, इसको समय मानक रेखा है और समय मानक रेखा है, यानी कि अगर यहाँ पर 12 बजे हुए हैं, अगर यहाँ पर 12 बजे हैं, तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत हमारा यहाँ पर है, यानी कि इस रेखा से पूरब दिशा की तरफ है, पूरब दिशा की तरफ है। और पूरब दिशा में कितना है, तो 82.5 डिग्री हमारे भारत की स्थिति है। देशांतर स्थिति क्या है हमारे भारत की, 82.5 डिग्री, ठीक है, यानी कि 82.5 डिग्री अक्षांश रेखा हमारे बिल्कुल भारत के मध्य से गुजरती है, बिल्कुल भारत के मध्य से गुजरती है। उसी को हमारी मानक रेखा मान लिया गया है, समय मानक रेखा मान लिया गया है हमारी देश की, ठीक है। तो अगर हम देखें कि अगर ग्रीनविच रेखा पर 12 बजे हुए हैं, तो हमारे इस पर हमारी भारत में कितने बजे होंगे, तो देखिए थोड़ा समझते हैं इन चीज़ों के बारे में, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं बात करूं, हमारी पृथ्वी पृथ्वी का चक्कर लगाती है, पृथ्वी का जो हमारी जो पृथ्वी होती है वह अपनी धुरी पे जो चक्कर लगाती है वो कितने समय में लगा लेती है, तो 24 घंटे में लगाती है, हमें पता है 24 घंटे में लगा लेती है एक चक्कर। और एक चक्कर 24 घंटे में लगा लेती है, यानी कि वो कितनी डिग्री घूम जाती है, तो 360 डिग्री घूम जाती है, ठीक है, 360 डिग्री घूम रही है वो, ठीक है, 24 घंटे में। तो मैं कहूँ कि 1 घंटे में कितना घूमेगी, तो ये 15 डिग्री घूम जाएगी, ठीक है, 15 डिग्री घूम जाएगी। यानी कि अगर वह 360 डिग्री घंटे घूमती है एक दिन के अंदर, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो वो 1 घंटे में कितना घूम जाएगी, 15 डिग्री घूम जाएगी, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि प्रत्येक 1 घंटे में पृथ्वी कितना जा रही है, 15 डिग्री घूम रही है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि मान के चलो मुझे 1 डिग्री का निकालना है, 1 डिग्री का निकालना है, यानी कि 1 घंटे में कितना घूम रही है वो, 15 डिग्री घूम रही है, ठीक है, 1 घंटे में 15
कितना डिग्री घूम रही है। तो 1 डिग्री बराबर कितना आएगा, यानी 1 डिग्री में कितना समय ले रही है। ठीक है, तो जैसे 1 घंटा है, मैं इसे मिनटों में बदल लूँगा तो 60 हो जाएगा मेरा। ठीक है, इससे काटूंगा तो मेरा कितना मिनट निकल के आ जाएगा, 4 मिनट निकल के आ जाएगा। यानी कि हमारी पृथ्वी जो है वो कितना घूम रही है, 1 डिग्री में कितना समय ले रही है, तो 1 डिग्री में वह 4 मिनट लेती है। 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेती है, तो वो 4 मिनट का समय लेती है। यहाँ पे बात करूँ मैं तो 82.5 डिग्री है। जब पृथ्वी यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, यानी कि भारत पर पहुँचेगी, तो वहाँ पर कितना होगा, 82.5 डिग्री होगा। 82.5 डिग्री होगा, यानी कि अगर यहाँ पर 12 बजा है तो कितने समय बाद हमारी भारत पर स्थिति, मतलब यहाँ पर टाइम कितना होगा, तो मैं कैसे क्या निकालूंगा, 1 डिग्री बराबर मेरा कितना है, 4 मिनट लगते हैं। तो 82.5 डिग्री में कितने मिनट लगेंगे, 4 में 20 की 0, हंस लगी 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0, हंस लगी 1, 4 8 32, 4 8 32 और 1 33। ठीक है, तो मेरा हो जाएगा, ये पॉइंट से 1 0 कट जाएगा, 330 डिग्री मेरा 330 मिनट मेरा आ जाता है। इसे हम घंटे में बदल लेते हैं, तो 0 से 0 कट जाएगा, इससे काटेंगे 5.5 मेरा आ जाएगा। यानी कि 5.5 घंटे मेरे को, यहाँ पे अगर 12 बजा हुआ है ग्रीनविच रेखा पर, तो मेरे देश में कितना बजा होगा, तो भारत में 5.5 घंटे आगे होगा, यानी 5.5 बजा होगा। ठीक है, जैसे ही हम ग्रीनविच रेखा से पूरब की तरफ चलते हैं तो हमें समय को प्लस करना होता है, और जब ही हम ग्रीनविच रेखा से पश्चिम की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर क्या करना होता है, हमें माइनस करना होता है, समय माइनस करता है। अगर यही स्थिति हमारी पश्चिम दिशा की तरफ होती, हमारा देश तो क्या है, पूर्व दिशा की ओर है, इसलिए इन देशों को पूर्वी देश कहा जाता है, और जो देश हमारे पश्चिम की तरफ हैं उनको पश्चिमी देश कहा जाता है। जैसे हम बात करते हैं ना, पश्चिमी सभ्यता आ रही है देश के अंदर, पश्चिमी सभ्यता आ रही है। पश्चिमी सभ्यता का मतलब है कि पश्चिम के जो देश हैं वहाँ की जो सभ्यता है वो हमारे देश में आ रही है। जैसे कि आजकल का जो मॉडर्न जमाना चल रहा है, तो ये इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो देखिए, जब ग्रीनविच रेखा से हम पश्चिम की तरफ चलते हैं, तो ग्रीनविच रेखा से पश्चिम की तरफ अगर यही स्थिति किसी देश की होती, यानी 82.5 डिग्री होती, और हमारा निकल के आता 5.5 घंटे, तो 5.5 घंटे में क्या करता, 12 घंटे में से माइनस कर देता 5.5 घंटे, तो मेरा कितना निकल के आता, 4:30 बजे मेरा ये हो जाए, सॉरी 5 घंटे में इसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरा कितना निकल के आ जाएगा, 6.5 घंटे। ठीक है, तो मेरा 6.5 मेरा टाइम कितना हो जाएगा, 6.5 बज जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करना है हमें, अगर 6.5, देखो ये क्या है, अगर ग्रीनविच रेखा से पीछे वाला समय है वो क्या है, अभी पीछे वाला समय हम माइनस करके चलते हैं, और आगे आने वाले समय को हम जोड़ के चलते हैं। मतलब आगे जितनी भी ग्रीनविच रेखा से जितने भी देश आगे हैं, ठीक है, ग्रीनविच रेखा से जितने भी देश आगे हैं उनमें समय क्या होता है, प्लस होता है। क्योंकि पहले जो पृथ्वी कैसे चक्कर लगा रही है, पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब में चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूरब में चक्कर लगाएगी, यानी कि उसका रोटेट क्या होगा, पूरब पश्चिम से पूरब की तरफ इस प्रकार होगा। तो पहले वो किस पर सूर्य की रोशनी डलेगी, पहले पूर्वी देशों पर डलेगी, फिर उसके बाद तो पश्चिम देश आएंगे, तो इसलिए पूरब का समय आगे चलता है, पश्चिम का समय पीछे चलता है। ठीक है, इसी प्रकार हम सारे इन चीज़ों को पढ़ते हैं। अब इस रेखा जो हमारी ग्रीनविच रेखा के जस्ट पीछे रेखा है 180 डिग्री रेखा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, उसमें अगर हम पूरब की ओर चलते हैं तो 1 दिन का घटाना होता है, और अगर हम पश्चिम की दिशा की तरफ चलते हैं तो वहाँ पर 1 दिन बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, 1 दिन बढ़ाना पड़ता है। तो ये चीज़ याद रखनी है, जब हम 180 डिग्री रेखा से पूरब की ओर चलेंगे तो 1 दिन घटेगा, और पश्चिम की ओर चलेंगे तो 1 दिन बढ़ेगा। ठीक है, याद रख लेना है। अंतर्राष्ट्रीय इस रेखा की बात करें 180 रेखा की, तो देखिए अगर हम 180 डिग्री की रेखा की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो रेखा है ये पूरी तरीके से सीधी नहीं है, ये इसको ग्लोब पर ना 4 बार मोड़ा गया है। ठीक है, इसको 4 बार मोड़ा गया है। किस कारण से मोड़ा गया है, तो इसका कारण है कि कुछ देशों में समय को बराबर करने के लिए, तिथि को बराबर करने के लिए इस रेखा को 4 बार
रेखा को 4 बार मोड़ा गया है, ग्लोब पर इसको 4 बार मोड़ा गया है, ताकि जो ऊपर के जो देश है ना, ये ध्रुवीय जो देश हैं, इनका समय मेंटेन हो सके, समय सही हो सके। क्योंकि देखो यहाँ पर आपको पता होगा, जब सूर्य यहाँ पर और यहाँ से लेकर यहाँ तक रहता है, सूर्य की स्थिति कहाँ रहती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक रहती है, और ये जो ऊपर और नीचे के हैं, यहाँ पर सूर्य कभी पहुँचता ही नहीं है। आपने सुना होगा नॉर्वे में 2 बार सूर्य निकलता है, रात के 12 बजे सूर्य निकलता है, तो वहाँ के दिन क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उनके दिन बड़े हो जाते हैं। हमारे 24 घंटे का समय है लगता है दिन में, उनमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो इसी कारण से इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए जो हमारी तिथि रेखा है उसको ध्रुवों के पास से क्या है, थोड़ा सा मोड़ा गया है, ताकि ये जो मोड़ा गया है ताकि उनके दिन और समय, उनकी तारीख और समय, उनके दिनांक और समय सही हो सकें, ठीक है, ठीक तरीक़ा से चल सके। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है हमें समझ लिया। तो 0 डिग्री जो हमारी ग्रीनविच रेखा है वो कहाँ से गुजर रही है, ग्रीनविच शहर से ऊपर गुजरती है, इसलिए उसका नाम ग्रीनविच रेखा है। और जो हमारे 180 डिग्री है वो जस्ट उसके पीछे होती है। अब बात की जाए वो कहाँ से गुजरती है, तो प्रशांत महासागर से ऊपर से गुजरती है, ठीक है। ये चीज़ों का याद रखना है आपको, ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर बात करें हमारी ये जो 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा के ऊपर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे दिन और रात समान होते हैं, दिन और रात समान होते हैं, तापमान भी समान रहता है, ठीक है। और अगर बात करें कर्क रेखा और मकर रेखा पर, तो सूर्य की स्थिति के अनुसार यहाँ के दिन छोटे बड़े होते हैं। अगर सूर्य कर्क रेखा पर होगा तो दिन बड़ा होगा कर्क रेखा पर, अगर सूर्य मकर रेखा पर होगा तो दिन बड़ा होगा मकर रेखा पर, और जब मकर रेखा पर दिन बड़ा होगा तो कर्क रेखा पर छोटा होगा, और जब कर्क रेखा पर सूर्य होगा तो मकर रेखा पर दिन छोटा होगा। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। जब सूर्य कर्क रेखा पर होगा तो मकर रेखा पर सर्दियां पड़ेंगी, और अगर सूर्य मकर रेखा पर होगा तो कर्क रेखा पर सर्दियां पड़ेंगी। इन चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। और एक चीज़ और है आपको बताने के लिए, जैसे कि बात करें ध्रुवों पर, उस पर भूमध्य रेखा पर, तो यहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम होता है। यहाँ सर्वाधिक अगर बात की जाए पृथ्वी पर सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पर होता है, तो हमारी 0 डिग्री विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पर होता है, तो वो हमारे ध्रुवों पर होता है, ठीक है। दोनों ध्रुव हैं, इन ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, और सबसे कम कहाँ लग रहा है, तो विषुवत रेखा पर सबसे कम लगता है। याद रख लेना, ज़्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन जो फर्क में सबसे ज़्यादा होता है तो वो सबसे कम कहाँ पर होगा, सबसे कम हमारा विषुवत रेखा पर होगा, सबसे अधिक हमारा ध्रुवों पर होगा, ठीक। अब बात करें कर्क रेखा की, तो देखिए कर्क रेखा हमारी कहाँ से होकर गुजरती है। तो देखिए कर्क रेखा पर कौन कौन से देश स्थित है, तो जो प्रमुख देश हैं वो हमारे हैं मैक्सिको हमारा कर्क रेखा पर है। मैक्सिको, भारत, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, ये हमारे देश हैं जो कि कहाँ पर हैं, कर्क रेखा पर स्थित हैं। प्रमुख देश यही हैं, ठीक है। अब बात की जाए भूमध्य रेखा की, तो भूमध्य रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं, तो भूमध्य रेखा पर हैं कोलंबिया, ब्राज़ील, मालदीव और इंडोनेशिया। ये प्रमुख देश हैं जो भूमध्य रेखा के यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित हैं। अगर बात की जाए मकर रेखा की, तो मकर रेखा पर ये देखो क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन में ये आपको नोट कर लेने हैं, ठीक है, ये पेपर में आते हैं ये क्वेश्चन। तो मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखा जो मकर रेखा है, उस पर कौन कौन से देश हैं, तो उस पर हैं चिली, अर्जेंटीना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। ये कौन से हैं, ये हमारे मकर रेखा पर स्थित देश हैं। अब बात की जाए अफ्रीका की, तो अफ्रीका की बात की जाए तो अफ्रीका महाद्वीप से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो एकमात्र महाद्वीप हमारा कौन सा है, तो अफ्रीका महाद्वीप है, जहां से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी, कर्क रेखा, 0 डिग्री और मकर रेखा, ठीक है। ये तीनों रेखा कहाँ से गुजर रही हैं, तो अफ्रीका से गुजर रही हैं। अफ्रीका से एक चीज़ और याद रखनी है आपको, जो कांगो नदी है, अफ्रीका की कांगो नदी है, वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, पहले इधर से जा रही है तो काट के जा रही है, लौट के आ रही है तो काट रही है। तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो याद रखना है आपको, कांगो नदी है, ठीक है। इसके बाद बात करें अफ्रीका की लीपो नदी, यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। जो भूमध्य रेखा को कौन सी काट रही है, तो कांगो नदी काट रही है, और लीपो नदी जो है वो अफ्रीका की लीपो नदी वह
मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, मकर रेखा से होकर 2 बार गुजरती है। अगर बात की जाए ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील भूमध्य रेखा व मकर रेखा, ब्राज़ील से होकर भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों रेखाएं गुजरती हैं। तो याद रखना आपको, ऐसा कौन सा देश है जहाँ से 2 रेखाएं गुजरती हैं, तो वो ब्राज़ील देश है जहाँ से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों ही गुजरती हैं, ठीक है। इन चीज़ों को याद रख लेना है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, जिसमें हमने ज्योग्राफी के काफ़ी अभी तक लेक्चर जो हमने लिए हैं वो सारे के सारे बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही बारीकी तरीके से करवाए हैं। जैसे कि मैं बात करूं हमारे महाद्वीप महासागरों के निर्माण, महाद्वीप महासागरों के निर्माण यानी वैगनर थ्योरी, या फिर बात करें पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसके बाद बात करें तो टेक्टोनिक प्लेट्स, जो कि काफ़ी बच्चों को परेशान करने वाले टॉपिक होते हैं। इनको बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है, लोगों को अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। तो आप भी अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें देखें, और इनकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें इन वीडियो की लिंक आपको मिल जाएंगी। और इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।